नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक गवर्नर जनरल के जरिए पूरे भारत पर अपना शासन कैसे जमा लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर व्यापारियों की एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कर कैसे लिया। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। उन खास लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पावर एक उलझी हुई शुरुआत से अपने चरम पर पहुंची। ये एजेंडा समझिए कि हमारा एक रोड मैप है। तो शुरुआत करते हैं बंगाल से, जहां इस साम्राज्य की नींव रखी गई। और यहां दो नाम सबसे अहम हैं, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही चालाक लेकिन उतनी ही गड़बड़ वाली एक व्यवस्था बनाई, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। अब ये था क्या? इसमें कंपनी के पास था सारा पैसा और पूरी मिलिट्री, जबकि नवाब को जिम्मेदारी दी गई थी प्रशासन चलाने की। मतलब पावर कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब की। ये बिना किसी जवाबदेही के सत्ता चलाने का एक बेहतरीन तरीका था। अब इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आए वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने आते ही सबसे पहले इस द्वैध शासन को खत्म किया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बन गए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। हेस्टिंग्स का एक और बहुत बड़ा काम था एक नया जुडिशियल सिस्टम बनाना। उन्होंने हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनाई, दीवानी अदालत जो सिविल मामले देखती थी और फौजदारी अदालत जो क्रिमिनल केस देखती थी। यहीं से एक तरह से ब्रिटिश कानून व्यवस्था की नींव पड़नी शुरू हुई। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ कंट्रोल करने से आगे बढ़कर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ ढांचा तैयार किया, जिसे अक्सर स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, जो एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने शक्तियों का बंटवारा किया, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनल बनाया और सबसे जरूरी भारत में सिविल सर्विसेज की नींव रखी। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है। ये वो 3 अलग अलग सिस्टम हैं जिनसे अंग्रेजों ने जमीन से रेवेन्यू मतलब पैसा निकाला और इन सिस्टम्स ने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। इसके बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली और वो अपने साथ लाए एक ऐसा पॉलिटिकल जाल जिसे सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस कहा गया। ये काम कैसे करता था? ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिससे भारतीय राज्य नाम की सुरक्षा के बदले अपनी आज़ादी अंग्रेजों के हाथ में सौंप देते थे। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो चुका था तो अगला कदम था जमीन पर कब्जा करना, आक्रामक विस्तार। अब वो दौर शुरू हुआ जो लड़ाइयों और ब्रिटिश ताकत के प्रदर्शन का दौर था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के बाद अंग्रेजों ने व्यापारी होने का दिखावा पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे युद्ध लड़े जिन्होंने मराठा साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी, जो उस वक्त भारत पर कंट्रोल के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन बात सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की नहीं थी। अंग्रेज अब भारतीय समाज को भी अपने हिसाब से बदलने लगे थे। पर कैसे? चलिए अब उस दौर को देखते हैं जब सामाजिक और शैक्षिक सुधार हुए। फिर आया साल 1833 का चार्टर एक्ट, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी एक्ट ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और यह सिर्फ एक टाइटल का बदलाव नहीं था, ये इस बात का साफ इशारा था कि अब अंग्रेजों का इरादा पूरे भारत पर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कायम करना है। बेंटिंग को सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनके बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म्स के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाना, ठगों का सफाया करना और हायर एजुकेशन में अंग्रेजी को लाना, ये उनके कुछ सबसे बड़े और असरदार फैसले थे। बेंटिंग के बाद आए चार्ल्स मेटकाफ। उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने न्यूज़पेपर्स पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए और इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी दौर में। ये वो दौर है जिस पर राज के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियतों में से एक लॉर्ड डलहौजी का साया था।
उनकी नीतियां ऐसी थीं कि उन्होंने भारत को मॉडर्न भी बनाया और साथ ही साथ गुस्से की आग में झोंक भी दिया। डलहौजी का सबसे बदनाम हथियार था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और बेरहम था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। और इस पॉलिसी को बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े राज्य इसी बहाने अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। हाँ, अवध को जरूर कुशासन के बहाने कब्जे में लिया गया था। लेकिन डलहौजी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वो एक बड़े मॉडर्नाइजर थे। जरा देखिए, पहली रेलवे लाइन, टेलीग्राफ, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, पीडब्ल्यूडी, ये सारे बड़े बड़े बदलाव उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर कर दिखाए। तो यहीं पर आकर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। डलहौजी ने भारत को पहले से ज्यादा कनेक्टेड और कंट्रोल तो बना दिया, लेकिन एक के बाद एक राज्यों को हड़प कर क्या उन्होंने अनजाने में विद्रोह के बीज भी नहीं बो दिए थे? उनकी तेजी से किए गए बदलावों ने एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी आक्रामक नीतियों ने इतना गहरा गुस्सा भर दिया था कि इसने 1857 के बड़े विद्रोह की जमीन तैयार कर दी।